नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट की जो है वो एक लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जनरल लेआउट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो पहले जो है वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसका पढ़ा था। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आज हम देखेंगे कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट या मेन सर्किट जो है वो थर्मल पावर प्लांट के अंदर होते हैं। फर्स्ट जो है वो यहाँ पर वो दो सर्किट या तीन सर्किट जो है वो हमें दिख रहे हैं। कौन कौन से तीन सर्किट हमें दिख रहे हैं? एक हमें दिख रहा है कि एश हैंडलिंग वाला, यहाँ पर जो है वो एश हैंडलिंग है। सेकंड जो है वो हमारा मेन सर्किट है। ठीक है, थर्ड जो है वो हमारा ये कूलिंग के लिए है, जो कूलिंग के लिए कूलिंग टावर और सर्कुलेटिंग वाटर पंप लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बॉयलर के अंदर जो है वो, क्योंकि हम थर्मल पावर प्लांट जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो फ्यूल जो है वो बेसिकली जो है हमारा कोल हम यूज करते हैं। तो यहाँ से फ्यूल जो है वो हम बॉयलर के अंदर जाएगा और फ्यूल की जो है वो केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो हम हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के लिए हीटिंग करेंगे हीटिंग के लिए जो है वो फ्यूल जो है वो हम यहाँ से सप्लाई करेंगे। देन उसके बाद में जो है क्योंकि कोल जो है वो हमारी ऐश के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ऐश जो है उसकी हैंडलिंग या उसको ऐश को कैसे डिस्पोज करना है। उसके बाद प्रेसिपिटेटर जो है वो लगा हुआ है। प्रेसिपिटेटर के बाद जो है वो यहाँ पर चिमनी लगी हुई होती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो एक प्री हीटर लगा हुआ होता है। प्री हीटर क्या करता है कि जो बॉयलर है उसको, बॉयलर को जो है वो पहले से हीटिंग देता है ताकि बॉयलर पे यहाँ पर ज्यादा हीटिंग का काम ना करना पड़े। तो ऑलरेडी जो है वो कुछ टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है एयर प्री हीटर। के बाद हम बात करें इस मेन सर्किट के, मेन सर्किट बात के बाद बॉयलर के बाद जो है वो टरबाइन। बॉयलर के अंदर क्या होगा, जो वाटर होगा वो हमारा स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर स्टीम के बाद कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे स्टीम टरबाइन लगा हुआ होता है। ये स्टीम जो है वो टरबाइन की ब्लेड को रोटेट करने के काम आता है। टरबाइन की ब्लेड जो है वो रोटेट होगी तो उसके साथ ऑल्टरनेटर जो है लगा हुआ होता है और ऑल्टरनेटर भी हमारा रोटेट होगा। टरबाइन के बाद जो है वो स्टीम जो है हमारी कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर के बाद कंडेंसेट वाटर पंप से इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर क्या करता है कि इसकी हीट जो है वो जो भी हमारी हीट है उसको बॉयलर के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो है वो हमारा मेन फंक्शन है, या हम बोल सकते हैं मेन साइकिल है। उसके बाद यहाँ पर कंडेंसर के अंदर भी बहुत ज्यादा स्टीम का टेम्परेचर होता है, तो उसकी कूलिंग के लिए कूलिंग टावर लगा हुआ होता है और कूलिंग टावर जो है वो हीट को रिड्यूस करेगा। दैट उसके बाद में सर्कुलेटिंग वाटर पंप की सहायता से वापस जो है वो कंडेंसर के अंदर चला जाएगा। ये हमारा डायग्राम शो कर रहा है किसी भी कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन का। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर वन जो है वो वन पार्ट शो कर रहा है कि कोल स्टॉक पाइल है। उसके बाद यहाँ पे कन्वेयर की हेल्प से ये कोल जो है वो हमारा आगे जाता है। तो यहाँ पे जो है ये 2 जो है वो हमारा कन्वेयर शो कर रहा है। 3 जो है वो हमारा वर्कशॉप, यहाँ पे जो वर्कशॉप है उसके अंदर ये कोल के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद कोल होपर, 4 जो पॉइंट है ये हमारा कोल होपर है। इस कोल होपर उसके बाद 5 जो है वो पल्वराइज्ड फीड मिल। पल्वराइज्ड मील के अंदर क्या होगा, हमारा जो भी एक कोल है उस कोल को फाइन पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद देन 6 पॉइंट जो है ये बॉयलर, क्योंकि बर्निंग के लिए जो हम कोल का यूज करते हैं एज ए फ्यूल, तो इस बॉयलर के अंदर ये फ्यूल जो है वो हमारा कोल जाएगा। 6 जो है हमारा बॉयलर। 7 जो है फ्लू गैस क्लीनिंग। 7 यहाँ पे जो है फ्लू गैसेस की क्लीनिंग होगी। देन उसके बाद जो है 9 पॉइंट जो है वो हमारा स्टॉक शो कर रहा है। 8 पॉइंट जो है वो स्ट्रोक शो कर रहा है और 9 जो है वो हमारा स्टीम टरबाइन को शो कर रहा है। देन 10 जो है वो हमारा ये 9 जो है वो बॉयलर के बाद जो है कंडेंसर के बाद जो है वो 11 पॉइंट जो है ये हमारा ये 11 पॉइंट ये जो है वो ट्रांसफार्मर शो कर रहा है। और 12 पॉइंट ये पॉइंट जो है वो हमारा स्टीम कंडेंसर के बाद जो हमने सिमेट्रिक डायग्राम में देखा था उसी तरह
12 पॉइंट जो है वो स्टीम कंडेंसर, ये हमारा स्टीम कंडेंसर है। उसके बाद 13 पॉइंट जो है ये हमारी कूलिंग यूनिट है। कूलिंग यूनिट के लिए यहाँ पे कूलिंग टावर लगा हुआ है। फिर 14 पॉइंट जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रिड। इस तरह से ये जो है वो हमारा पूरा थर्मल पावर स्टेशन का डायग्राम है। अब हम देखें कि कौन कौन से मेन एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट होते हैं थर्मल पावर प्लांट में। फर्स्ट जो है वो हमारा कोल हैंडलिंग प्लांट, पल्वराइज्ड प्लांट, ड्राफ्ट सिस्टम, बॉयलर, एश हैंडलिंग प्लांट, टरबाइन, ऑल्टरनेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर एंड पोन्स, इकोनोमाइजर, फीड वाटर हीटर, सुपर हीटर एंड रीहीटर, एयर प्रीहीटर। ये सारे कंपोनेंट जो है वो थर्मल पावर स्टेशन के अंदर काम में लेते हैं और इन सारे पार्ट्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। क्या हमारी मेरिट ऑफ थर्मल पावर प्लांट की है या थर्मल पावर प्लांट की क्या क्या एडवांटेज है या क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट जो है वो अगर हम दूसरे पावर प्लांट के से कंपैरिजन करें तो फ्यूल जो है वो हमारा सस्ता होता है, फ्यूल इज चीपर। दूसरा है लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड। अगर किसी भी थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो वो जो है वो हमारा लेस स्पेस के अंदर इक्विप्ड होता है। नेक्स्ट, इनिशियल कॉस्ट इज लेस। प्लांट कैन बी लोकेट नियर द लोड सेंटर। प्लांट को जो है वो लोड सेंटर के पास में भी लगाया जा सकता है। टरबाइन कैन वर्क एट 25% ओवरलोड कंटिन्यूसली। टरबाइन जो है वो 25% ओवरलोड पे कंटिन्यूसली काम कर सकता है। ए पोर्शन ऑफ स्टीम कैन बी यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। जो हमने पहले जो है वो लेक्चर में हमने देखा था कि स्टीम टरबाइन का या वो जो है वो दो तरह से हम यूज कर सकते हैं। एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम कर सकते हैं या अदर ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर सकते हैं। तो स्टीम का कुछ पोर्शन जो है वो थर्मल या हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जनरेट करने के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। डीमेरिट क्या क्या हो सकते हैं स्टीम पावर प्लांट के या थर्मल पावर प्लांट के। फर्स्ट जो है डीमेरिट क्या है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर हाई। बहुत जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। नेक्स्ट जो है हमारा पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। क्योंकि ऐश जो है उसको हैंडल करना और उसको डिस्पोज करना, क्योंकि ऐश जो है फ्लू गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, दैट मीन्स पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। वाटर इज रिक्वायर्ड इन हर क्वांटिटी। क्योंकि हमने देखा कि एक जो कंडेंसर है, कंडेंसर के साथ साथ एक उसको कूलिंग अरेंजमेंट भी या कूलिंग टावर भी लगाया जाता है। तो वाटर की बहुत आवश्यकता होती है। वाटर इज रिक्वायर्ड इन हर क्वांटिटी। नेक्स्ट, हैंडलिंग ऑफ कोल एंड डिस्पोजल ऑफ ऐश आर डिफिकल्ट टास्क। सबसे पहला टास्क ये है कि हम कोल को जो है वो माइन से लेकर जो स्टोरेज है, स्टोरेज से लेकर बॉयलर तक किस तरह से ले जाते हैं। तो उसकी एक हैंडलिंग हो गई। तो उसकी हैंडलिंग, और जब बर्न हो जाता है तो उसके बाद उसकी ऐश को किस तरह से डिस्पोजल करते हैं, तो डिस्पोज करते हैं। तो ये हमारा जो है वो डिफिकल्ट टास्क होता है बाकी दूसरे पावर प्लांट के कंपैरिजन में। इट रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर इंस्टॉलेशन। कोई भी थर्मल पावर प्लांट होता है उसके इंस्टॉलेशन में अदर पावर प्लांट की तुलना में ज्यादा टाइम लगता है। एफिशिएंसी फॉल्स क्विकली बिलो 75%। एफिशिएंसी जो है वो हमारी 75% से कम हो जाती है। साइट सिलेक्शन, कोई भी थर्मल पावर प्लांट है उसके साइट सिलेक्शन जो है वो किस तरह से करेंगे और क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। अवेलेबिलिटी ऑफ कोल का मतलब फ्यूल जो है, कोई भी पावर प्लांट जो है वो बिना फ्यूल के काम नहीं करेगा। तो फ्यूल जो है वो यहाँ पर हमारा कोल है। तो जहाँ पर कोल जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है तो उस जगह पर हम थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऐश डिस्पोजल। ऐश का डिस्पोजल भी प्रॉपर होना चाहिए, उसी जगह पर जो है थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ लैंड। किस तरह की जो है वो हमारी जो हम जमीन ले रहे हैं किस तरह की है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। लोकेशन फ्रॉम लोड सेंटर। लोड सेंटर से
किस लोकेशन पे है, क्योंकि जितना ज्यादा दूरी पे होगा उतना ज्यादा जो है वो ट्रांसमिशन लॉसेस ज्यादा होगा। तो लोकेशन फ्रॉम लोड सेंटर। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वहां पर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होना चाहिए। ये जो है कुछ बेसिक पॉइंट है जिसके आधार पर जो है थर्मल पावर स्टेशन की साइट का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने लेआउट के अंदर देखा था कि कंडेंसर के बाद जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कूलिंग के लिए कूलिंग टावर जो है वो लगाया जाता है। तो कूलिंग के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए हमारे पास। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो कोल को लेके आने में, और अगर लेबर के उससे देखें तो वो भी जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में आता है। नेक्स्ट जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। थर्मल पावर प्लांट जो है अगर सिटी से या हम बात करें बहुत ज्यादा अर्बन प्लेस पे होगा तो वहां पर काम करने के लिए लेबर नहीं होगी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी अच्छी होनी चाहिए। मेन सर्किट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जैसे कि हमने देखा था कि थर्मल पावर प्लांट जो है उसके मेन सर्किट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा कोल एंड एश सर्किट, सेकंड है एयर एंड गैस सर्किट, फोर्थ जो है वो हमारा फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट, नेक्स्ट जो है हमारा कूलिंग वाटर सर्किट। इस तरह से जो है वो फोर जो है वो मेन सर्किट हैं जिनकी स्टडी हम आगे स्लाइड्स में करेंगे। फर्स्ट जो है वो हमारा कोल एंड एश सर्किट। कोल एंड एश सर्किट के अंदर क्या है, कोल को स्टोर करने से स्टीम जनरेशन तक ले जाने को हम बोलते हैं कोल हैंडलिंग। कोल फ्रॉम स्टोरेज इज फीड टू द बॉयलर, स्टोरेज से बॉयलर में फीड करने तक थ्रू कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम। ठीक है, तो कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट तक से वहां तक ले जाने में। दूसरा जो है वो हमारा एश डिस्पोजल, एश प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन ऑफ ऑयल, क्योंकि ऑयल जो है वो बर्न हो रहा है, उसका कंबशन हो रहा है, तो उसके कारण जो है वो एश प्रोड्यूस होगा, तो उस एश को जो है वो रिमूव करना। कोल इज रिमूव्ड, एश प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन ऑफ कोल इज रिमूव टू एश स्टोरेज थ्रू एश हैंडलिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो है हमारा एयर एंड गैस सर्किट। एयर इज सप्लाई टू द कंबशन चैम्बर ऑफ बॉयलर, जब तक हमारा एयर नहीं होगा तब तक बॉयलर के अंदर कंबशन नहीं होगा, आइदर थ्रू फोर्स ड्रॉट एंड इंड्यूस ड्रॉट फैन बाय यूजिंग बोथ। तो इसके लिए एयर की सप्लाई के लिए हम ड्रॉट का यूज करते हैं। ड्रॉट जो है वो हमारा फोर्स भी हो सकता है और इंड्यूस भी हो सकता है, बाय यूजिंग बोथ, दोनों का यूज करते हैं। द डस्ट from the air is removed before supplying to the combustion chamber। अगर एयर के अंदर कोई भी डस्ट है तो उसको हम पहले ही रिमूव करते हैं कंबशन चैम्बर में ले जाने से पहले। द एग्जॉस्ट गैसेस कैरिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ हीट, एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो हमारी बहुत, क्योंकि एग्जॉस्ट हो रही है बर्न के जस्ट बाद में जा रही है, तो उसके अंदर भी काफी हीट जो है वो होती है। एंड एश आर पास थ्रू द एयर हीटर, तो ऐश को जो है वो एयर हीटर से पास करते हैं। Here the exhaust heat of the gases is given to the air, then it pass through the dust collector where the most of the dust is removed before exhausting the gases to the atmosphere। क्योंकि ऐश जो है वो भी हमारी एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो उससे पहले उसके अंदर जो भी डस्ट है उसको रिमूव करते हैं ताकि एटमॉस्फेयर में नहीं जाए। नेक्स्ट हमारा सर्किट है फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। फीड वाटर और स्टीम सर्किट के अंदर क्या होता है कि द स्टीम जनरेटेड इन द बॉयलर इज फीड टू द स्टीम प्राइम मूवर टू डेवलप द पावर। स्टीम टरबाइन के अंदर जो हमारा स्टीम है वो प्राइम मूवर की सहायता से रोटेट होता है, जिसके कारण पावर जनरेट होती है। The steam coming out from the prime mover is condensed in the condenser। पहले जो है वो स्टीम टरबाइन में जाता है, उसके बाद कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर के अंदर जो है वो कूलिंग होती है, देन फीड टू द बॉयलर विद द हेल्प ऑफ पंप, फिर उसके बाद पंप की सहायता से आगे जाता है। द कंडेंसेट इज heated in the feed water using the steam tapped from the different point of the turbine। The feed water supplied from external source is passed through the purifying plant to reduce the dissolved salt
to an acceptable level. This purification is necessary to avoid the scaling of the boiler tubes. तो प्यूरिफाई करते हैं ताकि जो भी स्केलिंग है उसको, बॉयलर के अंदर जो भी स्केलिंग है उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो हमारा कूलिंग वाटर सर्किट। कूलिंग वाटर सर्किट है वो क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड टू कंडेंस द स्टीम इज कंसिडरेबली हाई, इट इज टेकन फ्रॉम ए लेक, रिवर और सी। क्योंकि कंडेंसर के बाद जो है भी स्टीम के अंदर बहुत हाई हीट होती है जो आगे नहीं जानी चाहिए, तो उस जगह उसको जो है वो कूलिंग किया जाता है। द वाटर इज पम्प्ड by means of pumps and hot water after condensing the steam is cooled before sending back to the pond by means of cooling tower। तो कूलिंग टावर की सहायता से ठंडा किया जाता है। थैंक यू।